नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके बड़े इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले 2-3 दिन से हम चर्चा कर रहे थे ईवीएस वाली क्लास में कि हम बहुत जल्दी ही हरियाणा जीके की क्लास है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। आज से हमारी जो हरियाणा जीके की क्लास है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी और ये क्लास आपके एग्जाम तक चलने वाली है। इसमें हम किस किस चीज को कवर करेंगे, तो इसमें जो हमारी पूरे की पूरी हरियाणा के सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, हरियाणा की इकोनॉमी है, हरियाणा का बजट है और हरियाणा का करंट अफेयर, तमाम जो चीजें हैं उनको हम धीरे धीरे करके यहां पर कवर करने का काम करेंगे। सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी हरियाणा की करंट अफेयर की भी, तो हरियाणा की करंट अफेयर की क्लास हम अलग से शेड्यूल करने जा रहे हैं, जो कि आपकी शनिवार और रविवार को 4 से 5 घंटे लाइव मैराथन क्लास है, उसमें करने का हम काम करेंगे। और बाकी जो पूरे का पूरा सेक्शन बचता है उसको यहां पर हम क्वेश्चनों के जरिए कवर करने का काम करेंगे। अब देखो, यहां पर मैं आपको केवल और केवल क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, बल्कि आप ये समझे एक प्रकार से आपको पूरे की पूरी हरियाणा जीके यहां पर याद करवा दी जाएगी। जी हां प्यारे साथियों, पूरे की पूरी जो हरियाणा जीके है वो आपको याद करा दी जाएगी। बस हमारी क्लास की एक टर्म एंड कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपको पहले दिन से लेकर और अंतिम तक हमारे साथ जुड़ा रहना है। कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भाई ये गारंटी हमारी है कि पेपर में आपका हरियाणा जीके से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, हरियाणा जीके के भरोसे आपका जो सिलेक्शन है वो रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूं कि डेली हमारी 1:30 बजे जो ईवीएस की क्वेश्चन सीरीज चली हुई है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम कवर कर रहे हैं। आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल रहेगी वो क्लास, तो उसको भी आप डेली देखा करें। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करने से पहले एक और न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। हरियाणा सिटी ग्रुप डी का अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो कुछ ही समय पहले उसका लिंक एक्टिवेट हो गया है, आप अपना फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, आज का प्यारा सा सेशन, और ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कि मृद भांड के लिए कौन सा जिला है वो आपका फेमस रहेगा। कौन सा जिला आपका फेमस रहेगा, प्रसिद्ध है, किसके लिए? मृद भांड के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को तो हम ही कर लेंगे, लेकिन आपको बताना है कि भाई जो हमारा भारत है, ठीक है, भारत में हड़प्पा कालीन सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा शहर, हड़प्पा कालीन जो हमारे पास सभ्यता है, ठीक है, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है वो भारत में कौन सा खोजा गया था? ये एशिया का सबसे बड़ा टीला भी रहेगा। उसके बाद बात आती है इसकी खुदाई कब और किसके द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई के बारे में बताएंगे, खुदाई कब और किसके द्वारा की गई थी, और यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्यों के बारे में भी आप मेरे को आंसर करेंगे। आपने नाम सुना होगा ना किसका? बनावली का। ये बनावली कहां पर रहेगा? उसके बाद आप कुणाल के बारे में बताएंगे। कुणाल के बाद आता है भिड़ाना। ठीक है, ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा आपने गिरावड़ का नाम सुना होगा। किसका? गिरावड़। ये आपका कहां पर रहेगा? गिरावड़ के अलावा हमारे पास आता है एक बालू करके, ठीक है, ये आपका कहां पर रहेगा? लाहौरी राधो करके है, ये आपका कहां पर स्थित रहेगा? ठीक है, कुछ को डिटेल से कर लेंगे और कुछ को वैसे कर लेंगे। बस आपको कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहना है, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देखो जी, हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा जो शहर है वो आपका कौन सा रहेगा? तो आप कहेंगे सर राखीगढ़ी। कौन सा रहेगा? राखीगढ़ी, जो कि कहां पर रहेगा? ये हिसार में स्थित रहेगा। और ध्यान रखेंगे ये जो राखीगढ़ी है ये एशिया का सबसे बड़ा टीला भी रहेगा, यही राखीगढ़ी। यहीं पर हरियाणा राज्य स्तरीय, हरियाणा सरकार राज्य स्तर का जो संग्रहालय है वो भी स्थापित करने जा रही है। इस चीज के बारे में भी ध्यान रखेंगे। और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसका शोध कार्य भी यहां पर चला हुआ है, जिसकी खुदाई 1963 ईस्वी में की गई थी। और 1963 ईस्वी में डॉक्टर सूरज भान के द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर सूरज भान के द्वारा। यहां पर अगर मैं साक्ष्य की बात करूं तो ध्यान रखेंगे यहां पर नर और मादा का कंकाल मिला है। किसका? नर और मादा की कब्र मिली है यहां पर। और इससे हमने ये आइडिया लगा लिया कि भाई ये कोई ना कोई प्रेमी युगल होगा या फिर स्त्री और पुरुष को एक साथ यहां पर दफनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें बनावली, बनावली आपका कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये फतेहाबाद में स्थित रहेगा। और इसकी खोज
खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे सर बात थी 1973-74 के, और नाम था आर.एस. विस्ट। क्या नाम था? आर.एस. विस्ट के द्वारा बनाउली की खुदाई करने का काम किया गया था। और बनाउली में ध्यान रखेंगे, हमारे जो कृषि से संबंधित कोई भी साक्ष्य पूछ ले तो वो आपको बनाउली से ही मिले हैं, जैसे कि अल जला जो हो गया, इसके अलावा जुता हुआ खेत हो गया, ठीक है, और शायद मिट्टी के खिलौने हो गए, ये हमारे कहां पर मिले हैं? हल वाले खिलौने जो बनाउली से मिले हैं। कुनाल की अगर बात करें तो कुनाल आपका कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये फतेहाबाद में रहेगा, राजा का मुकुट यहां से मिला है। और ध्यान रखेंगे इसकी जो खुदाई की गई थी कुनाल की 1986 जे.एस. खत्री के द्वारा की गई थी। और भाई ये अपने हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता, आपसे ये पूछ सकता है हरियाणा की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? तो वो आपको कुनाल से मिले हैं। और जब आप भिड़ाना के ऊपर आएंगे तो भिड़ाना भी कहां पर रहेगा? फतेहाबाद। और ध्यान रखेंगे जो भिड़ाना की जो खुदाई की गई थी वो 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में। किसकी खुदाई हुई थी? बेडाना की। एल.एस. राव के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। लेकिन जब तक बेडाना की खुदाई नहीं हुई थी तब तक हमने ये मान लिया था हरियाणा की जो सबसे प्राचीन सभ्यता वो कुनाल रहेगी। लेकिन जब बेडाना की खुदाई कर दी गई तो कुनाल से भी जो प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी हो जाएगी? बेडाना हो जाएगी। अब कभी भी आपसे प्राचीन सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आपको दोनों ऑप्शन में मिले तो वहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बेडाना होगा। ये सबसे पुरानी सबसे प्राचीन जो सभ्यता है हमारी वो रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि भाई ये जो आपने बनाउली पढ़ा है ये किस नदी के किनारे रहेगा? ये देखो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो बनाउली है इसमें आप कहोगे सर ये सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरस्वती या फिर रग्गोई नदी के किनारे। समझ गए? इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन पे मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे वर्तमान नदी की बात करें सरस्वती विलुप्त हो चुकी है और घग्गर नदी को वर्तमान में सरस्वती का रूप समझा जाता है। तो बनाउली वर्तमान में किस नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे सर वर्तमान में ये घग्गर नदी के किनारे रहेगा। किसके किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और इसी प्रकार से आपकी ये जो है आपकी कौन सी सभ्यता? राखी गढ़ी, ठीक है। और ये जो राखी गढ़ी स्थल है ये किस नदी के किनारे हो जाएगा? घग्गर नदी के किनारे। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका गिरावड़ है ये कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर गिरावड़ है ये हमारा रोहतक में रहेगा। इसी प्रकार बालू आपका कैथल में रहेगा। कहां पर रहेगा मेरे भाई? कैथल में रहेगा। लाहौरी रादो है ये आपका कहां पर रहेगा? हिसार में स्थित रहेगा। कहां पर रहेगा मेरे भाई लाहौरी रादो? हिसार में। भगवानपुरा के बारे में पूछे तो कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। और अभी देखो मृद भांड की अगर बात करें पुराने समय में ये जो मृद भांड हमारे पाए गए हैं ये कहां पर कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा सर हिसार प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे। पिंजौर विरासत हेरिटेज उत्सव का जो प्रारंभ है वो कब किया गया था? देखो मेरे भाई अगर मैं पिंजौर हेरिटेज या विरासत की बात करूं तो पिंजौर विरासत यहां पर जो इसकी शुरुआत की जाती है ये 2006 में की जाती है, ठीक है। तो आपको यह भी पूछ सकता है कि भाई हमारा बाग बगीचों का उत्सव है ये कहां पर बनाया जाता है? किसका? बाग बगीचों का उत्सव है ये आपका कहां पर बनाया जाता है, ठीक है। बाग बगीचों का उत्सव, समझ गए। तो यह भी ध्यान रखेंगे ये जो पिंजौर विरासत उत्सव है इसी को हम बाग बगीचों का उत्सव भी बोल देते हैं, जो कि 2006 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। एक आपने सुना होगा आम मेले के बारे में। किसके बारे में? आम मेला, मैंगो मेला। अब देखो ये जो मैंगो मेला ये कहां पर लगता है? तो आप कहेंगे सर यादवेंद्र गार्डन में। कहां पर है? यादवेंद्र गार्डन। और ये जो यादवेंद्र गार्डन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो मेरे भाई 17वीं सदी में की गई थी। कब की गई थी? 17वीं सदी में। किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है? तो आप कहेंगे सर औरंगजेब के बड़े भाई थे जिसका नाम था फिदाई खां, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसके जो संस्थापक हुए हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर फिदाई खां, ठीक है। और ये फिदाई खां कौन थे? औरंगजेब के बड़े भाई। इसी ने इस गार्डन की क्या की थी? स्थापना की थी। आम मेला यहां पर लगता है। अब बात आती है ये जो आम मेला है इसका कभी ना कभी पहली बार आयोजन किया गया होगा। और इसका जो प्रथम आयोजन है वो कब किया गया? इस आम मेले का पहली बार आयोजन कब किया गया? तो आप कहेंगे सर ये आयोजन है ये हमारा किया गया था 1992 में, ठीक है। आम मेले
का पहली बार जो आयोजन किया जाता है वो कब किया जाता है? 1992 में। कहां पर है? यादवेंद्र गार्डन में, जिसको मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है, वही मुगल गार्डन आप ध्यान रखेंगे। एक हरियाणा में कार्तिक सांस्कृतिक मेला लगता है, ठीक है, या सॉरी मेला कहे, उत्सव कह देते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कार्तिक जो हमारा सांस्कृतिक उत्सव है, ये हमारा कहां पर सांस्कृतिक उत्सव या महोत्सव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव, तो आप क्या बताएंगे यहां पर? तो आप बताएंगे सर नाहर सिंह का महल। कहां पर है? नाहर सिंह का महल। और नाहर सिंह का महल कहां पर रहेगा? तो भाई आपको पता है ये बल्लभगढ़ के शेर हुए हैं। कहां के? बल्लभगढ़ के शेर हुए हैं। और ये वही बल्लभगढ़ है जिसको हम क्या जानते हैं? आयरन गेट ऑफ दिल्ली के नाम से, दिल्ली का लोह द्वार। तो ध्यान रखेंगे, बल्लभगढ़ को क्या कहा जाता है? आयरन गेट ऑफ दिल्ली। आयरन गेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का क्या कहा जाता है? इसको लोह द्वार कहा जाता है। किसको? बल्लभगढ़ को। और ये जो बल्लभगढ़ है, यहीं पर राजा नाहर सिंह का महल, जिसमें जो हमारा कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव है, इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। अब बात आती है, इसका आयोजन पहली बार कभी ना कभी हुआ होगा, और इसका प्रथम बार जो आयोजन किया गया वो कब किया गया? तो आप कहेंगे सर 1996 में। हरियाणा पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? हरियाणा पर्यटन दिवस है, ये कब बनाया जाता है? तो मेरे भाई ये 1 सितंबर को बनाया जाता है। और उसके बाद हरियाणा तरु दिवस, हरियाणा तरु दिवस है, ये कब बनाया जाता है? ये 15 जुलाई को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है मेरे भाई? 15 जुलाई को। और हरियाणा शहीदी दिवस का तो सभी को पता होगा, राव तुलाराम की शहीदी के ऊपर, जो कि 23 सितंबर को शहीद हुए थे। 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी। और राव तुलाराम की जो मृत्यु है, उसी को हम शहीदी दिवस के रूप में, हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। कब? तो आप ध्यान रखेंगे, वो बनाया जाता है आपका 23 सितंबर को, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे, हरियाणा प्रवासी दिवस, हरियाणा प्रवासी दिवस है, ये कब बनाया जाता है? तो देखो जी, हरियाणा प्रवासी दिवस की बात करें तो भारत का प्रवासी दिवस तो आपको पता है कि भाई जो हमारे महात्मा गांधी थे, वो अपने स्वदेश लौटे थे 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को ही हम प्रवासी दिवस के रूप में बनाते हैं। लेकिन हरियाणा अपना प्रवासी दिवस मनाता है 9 मार्च को। कब? 9 मार्च को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस प्रकार से आप मेरे साथ जुड़े रहे तो सारी चीजें मैं आपको याद करा दूंगा। पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी हरियाणा के इस कंपटीशन में पहली बार आया है, उसके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहेंगे तो ज्यादा नहीं, मात्र 30 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसा लगेगा कि हमारे हरियाणा जी की रट चुकी है, ठीक है। और जिन भाई साहबों ने पहले पढ़ रखी, अच्छे मार्क्स लेके अच्छी तैयारी कर रखी है, उनके लिए भी क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आप अगर इसको हल्के में ले गए तो 1-2 नंबर की चूक है, ये आपको क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई करा सकती है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि भाई ये क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई का जो मार्जिन होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा राज्य एवं फिल्म जो टेलीविजन संस्थान है, ये हमारी कहां पर स्थित रहेगी, ठीक है। हरियाणा राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान। तो देखो जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले तो इसका आंसर ही बता देते हैं कि भाई ये हमारी कहां पर स्थित रहेगी? रोहतक में स्थित रहेगी। लेकिन हम बहुत सारी संस्थानें हरियाणा में स्थित है, और जहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा हमारा राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान है, ये आपकी कहां पर स्थित रहेगी? और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान की अगर बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? सर ये हमारी करनाल में स्थित रहेगी। और इसकी जो स्थापना है, ये आप कमेंट में बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। उसके बाद ध्यान रखेंगे, ये हमारा सेम रहेगा राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक ब्यूरो। यहां से जब क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ब्यूरो हो जाएगा। और ये भी कहां पर रहेगा? करनाल में। लेकिन यहां से जब जब क्वेश्चन आया है, डेट से क्वेश्चन आया है, अगर राष्ट्रीय अनुवांशिक संस्थान की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1984 में, जबकि ब्यूरो की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। एक यहीं पे हमारी एक संस्थान रहेगी जिसको हम हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से जानते हैं। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, जो कि आपकी कहां पर स्थित रहेगी मेरे भाई? निल्लो खेड़ी का नाम सभी ने सुना होगा, निल्लो खेड़ी में स्थित रहेगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। किसके? हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, जिसका काम है हरियाणा में जितने भी गांव है उन गांवों को आदर्श गांव का दर्जा देना, ठीक है भाई। 1990 निल्लो खेड़ी, ध्यान रखिए
रखेंगे। कौन सी? हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। इसके साथ में कुछ और रिवीजन करा देता हूं आपका, जैसे कि SCERT का आपने नाम सुना होगा, हिप्पा का आपने नाम सुना होगा, हिप्पा, ठीक है। SCERT की बात करें तो ये हमारा स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग हो जाएगा, और हिप्पा की बात करें तो हरियाणा इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता है HREC, ठीक है। क्या आएगा? HREC, IIPM, ठीक है। और एक आता है NBRC। इनकी फुल फॉर्म बता देता हूं। HREC हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और IIPM इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम मैनेजमेंट, NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो देखो जी, इसकी स्थापना ध्यान रखनी है आपको। यह स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना 1979 में, इसके 4 साल बाद हिप्पा की स्थापना 1983, उसके 4 साल बाद HREC की स्थापना, और यह कब हुई थी? 1987। IIPM की स्थापना 95, पी से याद रखेंगे किसको? 95 को। और NBRC की स्थापना 1900 कब हुई थी? 97। और सारे की सारी संस्थान है ये आपके कहां पर स्थित रहेगी? गुरुग्राम जिले में मेरे भाई स्थित रहेगी। लेकिन NBRC के बारे में एक अलग से क्वेश्चन आपका बनने जा रहा है। ये आपका कहां पर? नैनवाल गांव का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? नैनवाल गांव मानेसर में ये संस्थान रहेगी। कहां पर? नैनवाल गांव मानेसर में संस्थान रहेगी। कौन से? NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है मेरे भाई। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपकी कहां कहां पर स्थित रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कहता है केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक जो संस्थान है ये आपकी कहां पर स्थित रहेगी? देखो जी, केंद्रीय प्लास्टिक है ये जो आपकी अभियांत्रिक और तकनीकी संस्थान है, इसकी अगर बात करें तो ये आपका कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर मुरथल सोनीपत में। कहां पर? मुरथल सोनीपत में। लेकिन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में आपसे क्वेश्चन कर ले। किसके बारे में? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। अगर इसके बारे में आपसे पूछ ले तो इसका आंसर आप क्या करने जा रहे हो ये एक बार मेरे को बता देंगे। इसके अलावा आपसे यूरिया प्लांट के बारे में पूछ सकता है। किसके बारे में? यूरिया प्लांट। ये कब स्थापित हुआ था? यूरिया प्लांट कब स्थापित हुआ था? एक पानीपत रिफाइनरी आती है। क्या? पानीपत रिफाइनरी आती है। इसकी स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो कहां पर तो आपको पता ही लग गया भाई, पानीपत में। लेकिन पानीपत में वो जगह बता देंगे। यूरिया प्लांट आ गया। इसके अलावा अगर और मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास अमोनिया प्लांट आता है। क्या आता है? तो आप कहेंगे सर अमोनिया प्लांट। कौन सा प्लांट मेरे भाई? अमोनिया प्लांट, ठीक है भाई। इनके बारे में आप बता देंगे। देखो जी, भारतीय जो हमारी सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान है ये आपकी किलावड़ सोनीपत में रहेगी। कहां पर? तो आप कहेंगे सर ये तो हमारी किलावड़ सोनीपत में स्थित है। कहां पर? सोनीपत का नाम ध्यान रखेंगे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। यूरिया प्लांट की बात करें तो मेरे भाई 1 सितंबर 1979 में यह प्लांट आपके पानीपत में स्थापित किया गया था। कहां पर? पानीपत में स्थापित किया गया था। और पानीपत रिफाइनरी की बात करें तो मेरे भाई 1998 ध्यान रखेंगे बाहोली में। कहां पर? तो आप कहेंगे सर ये बाहोली पानीपत में स्थित रहेगी। और अमोनिया प्लांट कहां पर है? तो आप ध्यान रखेंगे ये आपका कहां पर स्थित रहेगा मेरे भाई? पानीपत में स्थित रहेगा। कौन सा प्लांट? अमोनिया प्लांट, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हरियाणा में कपिल मुनि का आश्रम कहां पर स्थित है? तो देखो जी, आश्रम की बात करें तो हरियाणा में बहुत सारे ऋषि रहेंगे और उसकी तपोभूमि आपसे पेपर में पूछी जाती है। तो हम कुछ एक जो ऋषि है उनको करने का काम करेंगे। यहां पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? कपिल मुनि के बारे में, जो कि कर्दम मुनि के बेटे थे। और इसका जो तपोभूमि है वो आपकी कलायत कैथल में रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास आते हैं एक 54 ऋषि। कौन से ऋषि? 54 ऋषि। और 54 ऋषि की अगर बात करें तो आपको पता है कि 54 ऋषि जिसने विश्व को च्यवनप्राश देने का काम किया था वो हमारी महेंद्रगढ़ के नारनौल की डोसी की पहाड़ी रहेंगी, जहां पर सबसे पहले विश्व में च्यवनप्राश बनाया गया था 54 ऋषि के द्वारा, जो कि भर्गो ऋषि के पुत्र हुए हैं। इसकी माता का नाम था पोलिमा, जहां से उसकी आंखों से निकली है एक नदी, दोहन नदी, जो कि तकरीबन 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करने का
काम करती है। उसके बाद बात आती है, हमारे एक ऋषि है जिसका नाम है पीपलाद ऋषि, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। पीपलाद ऋषि ये कहां पर रहेंगे? एक आते हैं हमारे उदलग ऋषि, कौन से? उदलग ऋषि। एक आपके पराशर ऋषि आते हैं, कौन से? पराशर ऋषि। इसी प्रकार से अगर हम ऋषियों की बात करें तो हमारे पास एक गौतम ऋषि आते हैं, गौतम ऋषि का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास, ये तो बड़े महत्वपूर्ण है हमारे क्या हुए हैं? ऋषि हुए हैं महर्षि वेदव्यास है। एक महर्षि मार्कंडेश्वर, कौन से? मार्कंडेश्वर। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रहा हूं इनको, मार्कंडेश्वर है, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। एक हमारे महर्षि आते हैं जिनका नाम था परशुराम, कौन है? महर्षि भगवान परशुराम, ठीक है, परशुराम का कुलाड़ा आपको याद आता होगा ना। तो ये परशुराम का जो संबंध है ये कहां से रहेगा? महर्षि मार्कंडेश्वर आ गए, ठीक है। और भी बहुत सारे ऋषि हैं, तो अभी हम इन्हीं के बारे में आप याद कर लेते हैं। तो देखो जी, अगर बात की जाए 54 ऋषि की, तो इसका तो आप सभी बता देंगे, डोसी की पहाड़ी, डोसी तीर्थ है। कौन सी पहाड़ी? डोसी की पहाड़ी, डोसी तीर्थ, नारनौल, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ऑप्शन में नारनौल मिलेगा आपको। उसके बाद पीपलाद ऋषि है, ये बागोत तीर्थ रहेगा, बागोत, ठीक है, बागोत तीर्थ से संबंधित रहेंगे। उदलग ऋषि ये आपके शाणा गांव से संबंधित हो जाएंगे, शाणा। और ये गांव जो मैंने बताए हैं ये आपके महेंद्रगढ़ जिले में आते हैं। पराशर ऋषि की बात करें तो मेरे भाई बहलोलपुर का नाम ध्यान रखेंगे, किसका? बहलोलपुर का नाम ध्यान रखेंगे, महर्षि वेदव्यास के पिता हुए हैं पराशर, करनाल से संबंधित हो जाएंगे। गौतम ऋषि ध्यान रखेंगे गोंदर करनाल से, कहां से? गोंदर करनाल से संबंध हो जाएगा। महर्षि वेदव्यास का वन सथली कुरुक्षेत्र, कहां से? वन सथली कुरुक्षेत्र से। मार्कंडेश्वर ऋषि है, ये आपका कुरुक्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे। और भगवान परशुराम राम राय का नाम ध्यान रखेंगे, किसका? राम राय तीर्थ, जो कि आपका जींद जिले में रहेगा। महर्षि वसुमित्र, महर्षि विशिष्ट के बारे में आपसे पूछे, ये सारे आपके कहां से होंगे? कुरुक्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा है कि विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में हरियाणा में कहां पर होगा? तो ध्यान रखेंगे, ये जो विकास होने जा रहा है विश्व स्तर की जड़ी बूटी वानिकी का, यह आपका पंचकुला में होने जा रहा है। कहां पर है? पंचकुला में। एक मैं आपको 1 लाख रुपए का क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन को रट लेना भाई, इतने सारे एग्जाम होंगे, पता नहीं किस भाई साहब के एग्जाम में मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और एचएससी इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगी। और वो क्वेश्चन है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, किसके बारे में ध्यान रखेंगे? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। यह संस्थान आपकी कहां पर स्थित रहेगी? तो ध्यान रखेंगे, यह संस्थान आपकी पंचकुला में स्थित रहेगी। कहां पर है? पंचकुला में। और इसकी खास बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि भाई जो हमारा बजट है उसमें तकरीबन 114 करोड़ समथिंग है, तो लगभग आंकड़ा ध्यान रखेंगे 114 करोड़ रुपए का इस संस्थान को देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है, जो कि आपकी कहां पर स्थित रहेगी? पंचकुला में स्थित रहेगी। 114.29 करोड़ रुपया भाई ये हो जाएगा, 114 भी ध्यान रखोगे तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ख्वाजा पीर का मकबरा और ख्वाजा अब्दुल शंकर की दरगाह है, ये कहां पर स्थित है? इधर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं है, बस ये आपसे क्षेत्र पूछा है, ये कहां पर स्थित होगा। अब भाई साहब एक बात आपको पता ही होगी, हरियाणा में बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, मस्जिद है, मजार है, चर्च है, और क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और भाई साहब हम खूब पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपने हमारी जो क्लास है उसको ज्वाइन कर लिया है और आप क्लास को देखते हुए यहां तक पहुंच गए हैं, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं भाई। आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। कंडीशन शुरू से लेकर लास्ट तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई सारी चीजें आपको मैं याद करा दूंगा, आपको अब भड़क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हमारी क्लास में आ चुके हैं। और यही खास बात हमारी क्लास की कि भाई आपने एक बार हमें ज्वाइन कर लिया ना, तो फिर आपका मन नहीं करेगा छोड़ने का। अब ये चल नहीं रहा, इसका मतलब ये बैठा हुआ है यहां पर। देखो जी, देखो जी, ख्वाजा पीर का मकबरा या ख्वाजा अब्दुल की जो अब्दुल शंकर की दरगाह है सर, इसके बारे में तो आप सभी बता देंगे। और ये आपकी कहां पर स्थित रहेगी? तो आप कहेंगे श्रीमान सिरसा में रहेगा। कहां पर है? सिरसा में रहेगा। लेकिन मैं कुछ बातें और पूछ लेता हूं आपसे, जैसे कि शेख जुनैद की मजार आपसे पेपर में पूछ ली जाती है।
शेख जुनैद की जो मजार है ये आपकी कहां पर रहेगी? ठीक है भाई, 5 पीरों की मजार, ठीक है, ये 5 पीरों की जो मजार है ये कहां पर रहेगी? 5 पीरों की मजार कहां पर रहेगी? उसके बाद पीर नौबहार की दरगाह, ठीक है, किसकी? पीर नौबहार की दरगाह, ठीक है। ये पीर नौबहार की दरगाह है ना, इसकी खास बात ये है मेरे भाई, ये 960 वर्ष पुरानी है। 960 वर्ष क्या रहेगी? ये पुरानी रहेगी। पीर नौबहार की क्या दरगाह। एक मूसा की मजार आती है, किसकी? मूसा की मजार। ये मेरी फेवरेट मजार है, मूसा की मजार। इसका निर्माण किसने करवाया था? और ये मजार आपकी हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगी? ठीक है, एक शेख तैयब की गुंबद आता है, ठीक है, किसका गुंबद आता है? शेख तैयब का गुंबद आता है। और ये जो शेख तैयब का गुंबद है ये आपका हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा? कुछ का आपको पता है और कुछ का नहीं पता, तो ये आज आप यहां से सीख के जाने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए मेरे भाई अब आपको बता देते हैं। शेख जुनैद की मजार की अगर बात करें तो ये नागौरी गेट हिसार में स्थित रहेगी। कहां पर रहेगी? तो आप कहेंगे सर नागौरी गेट हिसार में स्थित रहेगी, नागौरी हिसार में स्थित रहेगी। उसके बाद 5 पीरों की मजार की मेरे भाई बात करें तो करनाल जिले का नाम आप सुनहरे अक्षरों में ध्यान रखेंगे। उसके बाद पीर नौबहार की मजार एक 960 वर्ष पुरानी है, गुल्ला में रहेगी। ये जो गुल्ला है ये कैथल की आरक्षित सीट भी रहेगी, कैथल जिले की आरक्षित सीट भी रहेगी। उसके बाद मूसा की मजार है, ये मूसा की मजार नू में रहेगी, मेवात में रहेगी। और ध्यान रखेंगे शेख मूसा जो है ना वो ईरान का व्यक्ति था जिसने इस मूसा की मजार का निर्माण कराया। और ध्यान रखेंगे यही वो मजार है जिसको हम झूलती हुई मीनार भी बोलते हैं। उसके बाद शेख तैयब का जो गुंबद है ये आपका कहां पर रहेगा? कैथल जिले में स्थित रहेगा। ठीक है, आज इतने को पढ़ के जा रहे हो, कल इससे अलग लेके आएंगे और धीरे धीरे करके सभी को याद करा दिया जाएगा। चलिए जी, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का जो जन्म है वो हरियाणा में कहां पर हुआ था? देखो ये हरियाणा के एक व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसके साथ साथ और भी व्यक्तित्व लेने का काम करेंगे। तो देखो जी, लियाकत अली की अगर बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? सर शेख लियाकत अली ना, सॉरी, प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान को पहला प्रधानमंत्री अपने हरियाणा ने देने का काम किया, नाम था लियाकत अली, जिसका जन्म हुआ था करनाल में। लेकिन ध्यान रखेंगे एक व्यक्ति है जिसको रुबई सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो और वो कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे हरियाणा के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस। उदय भानु हंस, केवल इतना बताएंगे इसका जन्म कहां पे हुआ था और इसका संबंध कहां से रहेगा। तो देखो जी, अगर जन्म की बात करें तो आप कहेंगे सर मुजफ्फरगढ़। ठीक है, मुजफ्फरगढ़ में इसका जन्म हुआ था, जो कि आपका पंजाब और उस समय का या वर्तमान का पाकिस्तान रहेगा। ठीक है मेरे भाई, वहां पर इसका जन्म हुआ था। लेकिन 2019 में इस व्यक्ति की मृत्यु लाजपत नगर में होती है। लाजपत नगर जो कि आपका हिसार में रहेगा। तो इसका मतलब आजादी के समय ये व्यक्ति आके बस गए थे, कहां पर? हिसार में बसने का काम कर गए थे। उसके बाद एक नाम आता है अयोध्या प्रसाद गोयलिया का। अयोध्या प्रसाद गोयलिया जो कि उर्दू भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि रहेंगे और इसका संबंध रहेगा हमारा गुरुग्राम जिले से। कहां से रहेगा? गुरुग्राम जिले से। इसी प्रकार से गुलाम भीख नारायण आते हैं, गुलाम भीख नारायण, इसका संबंध, ये भी उर्दू भाषा के कवि हुए हैं और इसका संबंध रहेगा कहां से? डैराना, जो कि अंबाला जिले में आता है, डैराना। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम हम रिमाइंड नहीं कर पा रहे, ऐसा ही नाम है, हाँ, बिशंबर नाथ कौशिक। ठीक है, बिशंबर नाथ कौशिक। ठीक है, दुबे जी के पत्तर चांद पत्रिका, बिशंबर नाथ कौशिक। और इसका संबंध कहां से रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये भी हमारे अंबाला जिले से हो जाएंगे। नाम क्या रहेगा? बिशंबर नाथ कौशिक। सुषमा स्वराज का नाम सभी जानते होंगे, सुषमा स्वराज, ये इसका जन्म तो पलवल में हुआ था, लेकिन भाई ये पढ़ी बड़ी और HSC भी इसको अंबाला मानती है। क्या हो जाएगा? अंबाला। ठीक, अंबाला कैंट से विधायक बनी थी, हरियाणा की सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने वाली
प्रथम महिला रहेगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला रहेगी सुषमा स्वराज। तो सुषमा स्वराज का नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बालमुकुंद गुप्त आता है, कौन? बालमुकुंद गुप्त गुडियाणी रेवाड़ी से संबंधित हो जाएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण नाम, और ये सुर्खियों में रहते हैं, नाम था इसका पंडित नेकीराम। और पंडित नेकीराम का विद डेट जन्म ध्यान रखेंगे, इसका जन्म 7 सितंबर को हुआ था 1887 में। कहां पर हुआ था? कैलंगा में हुआ था। और ये कैलंगा उस समय पे रोहतक में पड़ता था, वर्तमान में भिवानी में रहेगा। कहां पर है? तो वर्तमान में भिवानी हो जाएगा कैलंगा। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुलाम भिक नारायण का जन्म 1876 में हुआ था। 1876 में अयोध्या प्रसाद गोयलिया का जन्म 1902 में हुआ था। और शायद उदय भानु हंस का जन्म 1926 में हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, उदय भानु हंस का जो जन्म है वो 1926 में हुआ था। अब ये डेट है ना, बस आप यहां पर कंसंट्रेट होके चीजें देखते रहें, अपने आप लास्ट तक याद हो जाएगी, क्योंकि मैं इन चीजों को इतनी बार रिवाइज कर दूंगा कि समझ से बाहर हो जाएगा सिस्टम। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे। विकास यादव का संबंध किस खेल से रहेगा? तो छोटा सा क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी है क्वेश्चन, हमने अभी कर लिए। और ध्यान रखेंगे विकास यादव का जो संबंध है ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, आगे आता हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 कब पारित किया था? आपको पता है ना कि भाई इसी संशोधन अधिनियम के तहत हमारे हरियाणा में क्या कर दिया गया था? शैक्षणिक योग्यता को लागू कर दिया गया था। और भारत में शैक्षणिक योग्यता को लागू करने वाला पंचायतों में हरियाणा भारत का दूसरा राज्य बना था, जबकि पहला राज्य था राजस्थान। और ध्यान रखेंगे, अच्छा ये दो ऑप्शन एक से दे दिए, तो भाई ये दो ऑप्शन एक से दे दिए, इसका मतलब आपका 7 सितंबर 2015 हो जाएगा। अब देखो अगर बात की जाए हमारे हरियाणा में क्या है, तो आपको पता है जी 50% क्या है? महिलाओं की सीट आरक्षित है। किसकी? महिलाओं की सीट यहां पर आरक्षित रहेगी, जबकि भारत में ये 33% ही है, हरियाणा में 50% पंचायतों में है। इसके अलावा अगर कोई भी सामान्य सीट है, यहां से अगर आप चुनाव लड़ते हो तो आपके पास जो योग्यता है वो 10वीं पास होनी चाहिए। कौन सी? 10वीं पास। अगर कोई भी महिला है, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो, ठीक है, और ध्यान रखेंगे अनुसूचित वर्ग का पुरुष, अनुसूचित वर्ग का या अनुसूचित जाति का पुरुष, तो उसके पास 8वीं जो क्लास है वो पास होनी चाहिए। और ध्यान रखेंगे जो हमारे पास अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति की क्या हो जाएंगी? महिलाएं, उनके पास जो योग्यता है वो कौन सी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर 5वीं पास। कौन सी योग्यता होनी चाहिए? 5वीं पास। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद सूरजकुंड मेले की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? देखो जी, सूरजकुंड मेला जिसको हरियाणा में या बल्कि हम भारत में बड़े स्तर पे जिसको शिल्पकारों का मेला भी कहा जाता है, ठीक है, बड़े बड़े जो हमारे देश हैं उन देशों से लोग आते हैं और अपने हाथ से बनी हुई जो चीजें हैं उनको यहां पर दिखाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो मेले का आयोजन किया जाता है वो एक देश की संस्कृति दूसरे देश की जो संस्कृति है उनका आपस में क्या होता है, तो भाई इधर उधर, मतलब कि इसको बोलते हैं ना, जो अपना रूरल मार्केटिंग भी है, जो हमारी संस्कृति है उसका फेरबदल होता है। ठीक है, तो यही हो गया सूरजकुंड जो मेला है। इस मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में मेले की शुरुआत होती है, सूरजकुंड मेले की। और ध्यान रखेंगे बात थी 1989, और 1989 में पहला थीम स्टेट के रूप में एक राज्य इसमें शामिल किया जाता है और उस राज्य का नाम था राजस्थान। उसके बाद हम आ गए 2009 में, और 2009 में पहली बार किसी बाहरी देश ने हिस्सा लिया था। प्रथम बाहरी देश जिसने इस मेले में हिस्सा लिया था उसका नाम था मिस्र, या जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं। ठीक है भाई, मिस्र या इजिप्ट। उसके बाद बात आती है 2012, और ध्यान रखेंगे 2012 में एक देश था जिसका नाम था थाईलैंड। और ये जो थाईलैंड है ये क्या बना था? तो आप कहेंगे सर ये बना था प्रथम थीम देश। ठीक है, प्रथम थीम कंट्री बना था। कौन? तो वो थाईलैंड 2012 में। अभी आयोजन हुआ 36वां सूरजकुंड मेला,
और ये जो 36वां सूरजकुंड मेला है 2023 में इसका आयोजन किया गया। और ध्यान रखेंगे यहां पर आपके थीम स्टेट कौन से हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर थीम स्टेट थे हमारे 8 राज्य, और ये 8 राज्य कौन से थे, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर भारत के बोल देंगे, जिसमें आपके 7 सिस्टर और सिक्किम शामिल हो जाएगा। उसके बाद बात आता है 36वें में आपका थीम कंट्री कौन होगा, और थीम कंट्री की बात करें तो एससीओ, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, हेडक्वार्टर चाइना बीजिंग में रहेगा। ठीक है, वही जो एससीओ है वो क्या बना था, हमारा थीम जो मतलब एससीओ के सारे 9 देश इसमें शामिल है, और 9वां देश इसमें ईरान जुड़ा था, और ये जो 9 देश है ये अब की बार क्या थे, हमारे थीम देश थे इस सूरजकुंड मेले में। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज कानून कब पारित हुआ। ये क्वेश्चन बार बार पढ़ते हैं, लेकिन जब पेपर में प्रॉपर डेट से क्वेश्चन आता है तो भाई हम गलत कर देते हैं। लेकिन अब आपने हमारी क्लास ले ली है, अब आप इसको गलत नहीं करेंगे। कैसे, तो ध्यान रखेंगे जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज को भारत में लागू किया जाता है कब, तो आप कहेंगे सर 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1994। ठीक है भाई, कब, 24 अप्रैल 1994 नहीं, 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू कर दिया जाता है। मैं लिख भी देता हूं इधर कि इसको कर दिया गया कहां पर है, भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे इससे कम हरियाणा में 22 अप्रैल, कब, 22 अप्रैल 1994 इसको किया जाता है हरियाणा में लागू। ठीक है, हरियाणा में लागू। फिर बात थी इनके नियम बनाने की कि पंचायत के जो चुनाव हैं वो किस प्रकार से होंगे, तो ये पूरे की पूरी जो नियमावली है इसको कब तैयार किया गया। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं 24 अगस्त पे, 24 अगस्त, और बात थी 1994 की, हरियाणा पंचायती, हरियाणा जो हमारा पंचायती राज नियमावली है, ठीक है, ये बनकर क्या हुई थी, ये बनकर तैयार हुई। उसके बाद बात आती है इसको अधिसूचित कब किया, ये तो हमने बना दी, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको अधिसूचित करने का काम कब किया जाता है, तो आप कहेंगे सर ये 16 फरवरी 1994 है भाई, ये 99 लिखा गया गलती से, ये आपका 94 है, ये 1995 16 फरवरी को इसको अधिसूचित कर दिया गया। अब भाई हरियाणा में कितने सतर का पंचायती राज है, तो आप कहेंगे सर 1, 2 और 3 सतर का पंचायती राज है। इसको बोला जाता है, मान लिया कि निम्न सतर, निम्न से शुरू कर देते हैं, ये निम्न सतर हो गया, ये आपका सेकंड वाला मध्य सतर, और थर्ड वाला हो गया उच्च सतर। ठीक है, जो निम्न सतर है इसमें आपकी ग्राम पंचायतें आएंगी, क्या आएगी, ग्राम पंचायतें आएंगी। मध्यम सतर में आपकी क्या आएंगी, तो आप कहेंगे ब्लॉक समिति आएगी, क्या आएगी, ब्लॉक समिति आएगी। और भाई उच्च सतर में क्या आएगी, जिला परिषद, जिला परिषद। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए मेरे भाई, उम्मीद करता हूं चीजें आपको बेहतरीन लग रही होगी, सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, चीजें अच्छी लग रही है, तो भाई लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक करें। उसके बाद चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और भाई पुराने हैं तो सपोर्ट करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप शेयर करने का काम करें, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे और हम कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आते रहे। चलिए मेरे भाई, अच्छा इसका आंसर हो गया 1994 आएगा इसका। ठीक है, आंख मिच के लगा देना। चलो भाई, उसके बाद हरियाणा राज्य में मोरनी के क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये मृदा भाई क्वेश्चन गलत करा देती है। ठीक है, पेपर में गलत करके आ जाते हो, बहुत देखे हैं मैंने। यहां पर तो सारे सही बताएंगे लेकिन पेपर में गलत कर देंगे। पहले तो इसका रोक काट देते हैं। ये जो मृदा है ना आपकी मोरनी के क्षेत्र में, ये आपकी पथरीली मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है, पथरीली मृदा। लेकिन अब मेरे आपसे क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा। ठीक है, ये बताएंगे कौन सी मृदा हरियाणा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। हरियाणा में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग, हरियाणा में पाई जाने वाली जो मृदा है इस मृदा का रंग कैसा होगा। उसके बाद हरियाणा के कितने भाग पर, हरियाणा के कितने भाग पर लवणता वाली मृदा मिलती है। लवणता का मतलब तो समझते हो ना, लवणता
समझ गए। तो ये मृदा कितने भाग पर मिलती है? एक भाई सोलर नामक चिक्का पाया जाता है, सोलर नामक चिक्का पाया जाता है, और ये हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? और ये जो चिक्का है इसमें किसकी प्रधानता होती है? ये क्वेश्चन है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको बताना है। उसके बाद आगे आती है लाल चेनेस्टेट मिट्टी। ठीक है, ये सभी बता देंगे। लाल चेनेस्टेट कैसे लिखा जाएगा? लाल चेनेस्टेट जो मृदा है ये आपकी कहां पर पाई जाती है? ठीक है, और उसके बाद आप ये बताएंगे इसमें किसकी अत्यधिक अधिक मात्रा मिलेगी और इसमें किसकी कम मात्रा, किसकी कमी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, लाल चेनेस्टेट जो मिट्टी है ये आपके हरियाणा में कहां पर पाई जाएगी? ठीक है मेरे भाई साहब, चलो जी इसको हम कर लेते हैं, फिर 2-4 क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको। हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो आपकी मिट्टी हो जाएगी वो हो जाएगी दोमट मिट्टी। कैसी मिट्टी? दोमट मिट्टी। हरियाणा में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग कैसा? पीला। उसके बाद लवणता 33% भाग पर। हरियाणा के जिस जिस क्षेत्र में सिंचाई की जाती है वहीं पर लवण मिट्टी है वो पाई जाती है। सोलर नामक चिक्का पहला फतेहाबाद देखिए ऑप्शन में, अगर यो नहीं मिला है तो थानेसर इसको आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो सोलर नामक चिक्का है ये जब जगाधरी में जाएगा, कहां पर? जगाधरी में, तो इस सोलर नामक चिक्के को डाकर कहा जाएगा, डाकर। उसके बाद लाल चेनेस्टेट मिट्टी ये आपकी यमुनानगर में पाई जाती है। कहां पर? यमुनानगर में, और इसमें सबसे अधिक प्रचुर मात्रा मिलती है लोहे की। किसकी? लोहे की। लेकिन ध्यान रखेंगे हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, इसकी कमी देखने को मिलती है। किसमें? लाल चेनेस्टेट मिट्टी है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस है, इसकी आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, इसके अलावा एक काप मिट्टी का नाम सुना होगा ना आपको। काप मिट्टी किसे कहा जाता है? ये कहां पर पाई जाती है? ठीक है, काप, ये मिट्टी काप। अब देखियो भाई ये काप है ना, ये आपने घग्गर का नाम सुना है? आपको होगा जी सुना है। आपने यमुना नदी का नाम सुना है? सुना है। और घग्गर और यमुना नदी है, इसका पानी जिस जिस क्षेत्र में पहुंचता है, जिस जिस क्षेत्र में फैलने का काम करता है, वहीं की जो मिट्टी है उसी को हम काप मिट्टी के नाम से जानते हैं। और गिरिपादीय मिट्टी है जैसे कि कालका, और आपसे नारायणगढ़ में पूछेगा गिरिपादीय मिट्टी का नाम तो उसको घर के नाम से जाना जाएगा, जबकि जगाधरी में उसी गिरिपादीय मिट्टी को किसके नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर कंधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे। यह आज का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। हरियाणा की गुरप्रीत कौर का संबंध है, ये किस खेल से रहेगा? तो ये देखो इसने लिख दिया आंसर, ये आपकी भाला फेंक से हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है वो बेहतरीन रहा होगा, चीजें आपको सब समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आज की जो चीजें हैं, आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा है, चीजें आपको समझ में आई है, तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है, इसके साथ साथ शेयर भी बनता है और लाइक भी बनता है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे तो आज की हमारी 40 मिनट की क्लास है, कल हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, कल इन क्वेश्चनों की संख्या 20 पर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है उस क्लास को शेयर करें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।